नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। आज की बड़ी खबर में बात उस बड़े सवाल की जो हमारे सबके जुबान पर है, जहन में है कि भाई ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ उसके बाद जो पीस टॉक चल रही हैं, टेक्निकल टॉक चल रही हैं, पहले दौर की बातचीत खत्म हो गई है। उसके बाद एक यक्ष प्रश्न आके उभर रहा है, भाई बता तो दीजिए जंग जीता कौन? वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्या मीट हुए? महीनों की जंग चली, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, दुनिया को तेल संकट के मुहाने पर ले जाने वाले टकराव में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गोलीबारी रुकेगी या नहीं, सवाल यह भी है कि भाई झुका तो कौन झुका? आखिर अपनी शर्तें मनवाने में कौन कामयाब हुआ? और जिस मकसद से अमेरिका और उसके सहयोगी मैदान में उतरे थे, वॉर ऑब्जेक्टिव जिन्हें कहते हैं, क्या वो हासिल हुए? क्यों अमेरिका जीत का दावा कर रहा है? उसके बेसिस क्या है? ईरान भी खुद को विजेता बता रहा है। भाई ईरान के बेसिस क्या है? तबाही मच गई है। कहा जा रहा है कि 40 साल पीछे, 50 साल पीछे चला गया है। जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच हुई हाई लेवल की बातचीत करीब करीब कामयाब रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि फोटो अपॉर्चुनिटी में क्या कुछ तमाशा हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था। अभी दोनों के बीच टेक्निकल लेवल की बातचीत हो रही है। बातचीत की जो डिटेल्स आई हैं उससे ईरान का पलड़ा भारी लग रहा है। अमेरिका ने 60 दिनों के लिए ईरानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल की बिक्री पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे अस्थायी तौर पर हटा लिया है। उधर ट्रंप का कहना है कि हॉर्मूज खुल गया है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज को तो वही मैनेज करेगा। जेडी वैंस बोल रहे हैं ईरान आईएईए के इंस्पेक्टर्स को अपने देश में एंट्री देगा ताकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी प्लानिंग को मॉनिटर कर सके, जबकि ईरान का साफ कहना है कि आईएईए के दौरे को लेकर अभी कोई फैसला हुआ ही नहीं। लेकिन तस्वीर दिलचस्प है। अगर ईरान हार गया था तो उसके तेल कारोबार पर राहत की बात क्यों हो रही है? अगर अमेरिका पूरी तरह जीत गया था तो न्यूक्लियर निगरानी और आईएईए की शर्तों पर अब भी खींचतान क्यों जारी है? क्यों बातचीत हो रही है? यानी जो लड़ाई मिसाइलों से शुरू हुई थी, फैसला उसका बातचीत की मेज पर होना लगभग तय नजर आ रहा है। दोनों ही मुल्क नहीं चाह रहे हैं और दुनिया भर का दबाव भी है कि युद्ध आगे खींचे। तो 4 महीने की इस जंग में बढ़त किसकी है? अमेरिका की ताकत जीती है या फिर ईरान की जिद? और जो आखिर में ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें असली दबाव किस पर पड़ रहा है? कौन झुकेगा? इन तमाम सवालों का आज हम पता लगाएंगे। हमारे साथ खास पैनल इस वक्त जुड़ेगा जिनसे हम तफसील से इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जरा पहले दावों को सुन लीजिए। If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. Mr. War with Iran could cause a worldwide depression, as you noted, Mr. President. Are you willing to risk economic catastrophe and strike Iran again? Well, not the way I'm doing it. It's not going to cause depression. The strait is totally open. You know that, and we're negotiating. We'll see how that all goes, but. We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon. تا توافق نشده نهایی تحریما هنوز هستن. پس ما باید یه ویور الان بگیریم که بتونیم نفتمون رو بفروشیم، کار بانکمون رو انجام بدیم. اینها باید آزاد بشه به طور موقت تا زمانی که ما در حقیقت تحریما رو به طور کامل برداریم. از الان این ویور انجام شده تو We, and this is probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. And that's exactly what we wanted to do. That's exactly what we asked to happen. We made a lot of great progress on other nuclear talks. तो दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जरा हकीकत की पड़ताल भी कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी जुड़ेंगी। सैयद आसिफ रिजवी हमारे साथ ईरान मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ने वाली हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिका से। विजय राणा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हैं लंदन से, और कार्तिक गौड़ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रिजवी साहब आपके पास ही आते हैं। भाई क्या चल रहा है? अगर आप जीत गए हैं, जी आ रही है ना? जी मैं ये कह रही हूँ, ट्रंप तो फिर से धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच आपकी साथ बातचीत में आ रहा है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर है? जी क्लियर है। जी मैं यही पूछ रही हूँ कि ट्रंप ने तो फिर से धमकी दे दी साहब। चलिए हमारे साथ सिवात साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम रिजवी साहब से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सिवात सर, भाई ये कैसी बातचीत है? फोटो ऑप से आप आ जाते हैं लौटकर,
हाथ मिलाते नहीं हैं, फिर टेक्निकल बातचीत जारी रहती है, आप एक मैसेज देते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्टर जब ट्रंप साहब से सवाल करता है तो फिर ट्रंप साहब कहते हैं भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ईरान को अपनी मनमर्जी नहीं करने दूंगा, जरूरत पड़ी तो कुछ भी करूंगा, फिर धमकी दे देते हैं। मतलब चल क्या रहा है ये? टाइम बाइंग? बिल्कुल, देखो पिनाज, ये सच्चाई है, दोनों तरफ से एक पोस्चरिंग है और मुझे लगता है कि दोनों चाहते हैं कि ये डील जाए और 60 डेज में कोई ना कोई रोड मैप बना के ये एक साफ सुथरी डील करे। अगर आप देखें कि किसका पलड़ा भारी है, किसने लगता है जीत हासिल की है, तो इसमें कोई शक नहीं ईरान की तरफ इशारा है, क्योंकि ईरान को जो चाहिए था ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता जा रहा है। उसको देखें 60 दिन के लिए उसको पूरा का पूरा जो ऑयल के अगेंस्ट सैंक्शन था उसको हटा दिया गया है। $12 बिलियन जो पैसा उसका फ्रीज था, पूरे टोटल $25 बिलियन की बात हो रही थी, अभी $12 बिलियन इनको मिल गया है। और तीसरी बात, वो स्टेट ऑफ हार्मुज में कोई क्लैरिटी नहीं। स्टेट ऑफ हार्मुज में अभी भी ईरान बार बार ये कहता है कि उसको कंट्रोल ईरान ही करेगा, तो ये भी नहीं कह सकते कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज बिल्कुल खुला हुआ है। और बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी कहता है ये इंटरनेशनल वाटर है, इसको कोई भी अपना बना नहीं सकता। ये को पनामा या स्विस कैनाल की तरह नहीं माना जाता, वो एक आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। तो इसमें एक थोड़ी सी कमी है। क्या इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई में कुछ विराम आएगा? ऐसा लगता है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से नेतन्याहू को बताया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, वो अभी होल्ड ऑन कर रहा है। अगर कहीं नहीं होल्ड ऑन कर रहा है, लेकिन साथ में दोनों जगह अपनी अपनी फोर्सेस को सब लोग कह रहे हैं तैयारी करके रखिए, 60 दिन में क्या होगा कुछ पता नहीं है। अपने अपने फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, उनको जिसे कहते हैं ना दोबारा रीइंफोर्समेंट भी भेज रहे हैं। वही नेतन्याहू साहब जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं लेबनान में। हाँ पिनाज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने बहुत अच्छा बात कही कि ये सच्चाई है कि लेबनान के अंदर इजराइल वापस नहीं आएगा। लिटानी नदी से जो उसने एक बफर जोन बनाया है उससे वापस तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें कोई शक है। और जो हिजबुल्लाह है वो कहता है हम डिसआर्म नहीं होंगे, हम तैयार हैं। आपने ये बहुत ज्यादा अच्छा इशारा किया, दोनों एक तरफ से तैयार हैं कि कल को कोई लड़ाई होती है तो वो लेबनान में ही हो सकती है। अगर कोई इसकी वीक कड़ी है इस बातचीत की, वो है लेबनान। उसके ऊपर लड़ाई जो है इजराइल इतनी जगह मानने वाला नहीं। आपने कल भी इशारा किया था कि नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल है लेबनान, अगर वो दिखाता है कि उस पर कमजोर है तो उसके जो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन है वो हार जाएगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वो लेबनान के अंदर अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाने की कोशिश करेगा और मुझे लगता नहीं कि वो लेबनान में वो बातचीत मानेगा जो अमेरिका चाहता है। चलिए रिजवी साहब यहाँ आ गए। रिजवी साहब, भाई युद्ध तो सभी रोकना चाह रहे हैं, अमेरिका दावा कर रहा है ईरान को घुटनों पर ले आए हैं, आपको सबक सिखा दिया गया है अच्छे से और जो वो चाहता था वो सब कुछ हो गया है। इंस्पेक्टर भी आईएए के आएंगे, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रखी जाएगी, थोड़ी बहुत बातचीत है, उन्हें भी मनवा लेगा वो, और अगर नहीं माने तो सबक सिखाई देगा। फिर से धमकी दी है। जी बहुत शुक्रिया आज फिर जोड़ने का। पिनाज जी देखिए, धमकी में दम किसके है ये तो दुनिया ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। और वो गीदड़ भपकी जो मशहूर है ना, हमारे कहा जाता है गीदड़ की भपकी, वो तो सबने देख लिया है। बहरहाल घुटने पे कौन किसको लाया है ये भी सबने देख लिया है। आपने जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा वो ये कि इंस्पेक्शन करने दिया जाएगा या नहीं। आज इस्माइल बकाई साहब का जो यहाँ के स्पोकपर्सन है, उनका एक बहुत अहम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने 4-5 पॉइंट क्लियर किए। उन्होंने कहा इस मीटिंग के दरमियान, इस मीटिंग के दौरान सबसे पहले तो हमने मिस्टर गुरवासी से नहीं मिला, हमने मुलाकात नहीं की, हमने कोई उनसे मीटिंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको इस लायक नहीं समझते। उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना रोल अदा किया है, प्ले किया है, उसको दुनिया ने देखा है। जबकि एनपीटी के सिग्नेटर है ईरान, लेकिन फिर भी उसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स पे अमेरिका ने हमला किया उसको जो है कंडेम नहीं किया गया आईएईए की तरफ से। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि हमने इंस्पेक्शन के लिए भी अभी कोई क्लियर स्टैंड यानी ये कंफर्म नहीं किया है कि हम उनको देखने देंगे, और खासकर उस साइट को जिसपे उन्होंने हमला किया था, उस पे अटैक किया था, उसको हम नहीं देखने देंगे। उसकी एक छोटी सी वजह मैं बता दूं। उसकी जो वजह है वो ये है कि जब इनको साइट देखने दे दिया जाता है, जब इनको एक्सेस दिया जाता है इसमें,
तो जिस तरह की ये जासूसी करते हैं, जिस तरह से ये पूरा प्लान देख लेते हैं और फिर अटैक के दौरान पूरे के पूरा IAEA ने रिपोर्ट पूरा CIA और मोसाद वगैरह को दिया था। ये कंफर्म बात हो गई है, ईरान की तरफ से इन्होंने बात। ठीक है, यानी कि IAEA बेसिकली अमेरिका के इशारों पे काम करता है, वो कोई इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी एक चीज और बताऊं, ये इसी तरह हो गया जैसा कि हम किसी चोर को कह देंगे कि देखो आ जाओ हमारे घर में, हमारा खजाना कहाँ रखा है, हमारे ज्वेलरी कहाँ रखी है, हमारे दागिने कहाँ रखे, हम सब बता देंगे, फिर आप आ जाइए, देख लीजिए और आप ले जाइएगा। तो ईरान जो है क्योंकि धोखा खा चुका है, तो इस वक्त ईरान कह रहा है हम उनको उस तरह से एक्सेस नहीं देंगे जिस तरह से पहले एक्सेस था। उन्होंने उस एक्सेस का इस्तेमाल करके जो उसका मिसयूज किया, वो इनके साइंटिस्ट को मरवाया, काफी ज्यादा साइंटिस्ट टेरर हुए हैं, ये सब जानते हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जानते हैं। तो फिर एक बात बताइए ना, अमेरिका अभी भी धमका रहा है ईरान को, रिजवी साहब, ऐसा नहीं कि उसने धमकाना छोड़ दिया। परसों नाराज होके के धमकी देते हैं ट्रंप, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे, फिर आप टेक्निकल बातचीत के लिए राजी हो जाते हैं। क्यों ना आपको झुका हुआ माना जाए? ट्रंप ने तो धमकी कल फिर दे दी, बीती रात फिर धमकी दे दी। कहे तो मैं शब्दशः पढ़ के बता देती हूं, अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है, ठीक से व्यवहार नहीं करता है, तो मैं जो करना चाहे वही करूंगा। ठीक है, खैर जिस तरह से मैं कर रहा हूं उससे डिप्रेशन है, आर्थिक मंदी। जब रिपोर्टर ने कहा कहीं आर्थिक मंदी के दबाव में तो आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं और कभी भी ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, कभी भी नहीं, किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं होगा। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, उनकी धमकी में दम कितना है ये तो दुनिया ने देख लिया ना। नहीं तो आप बात क्यों कर रहे हैं? मतलब भाई ये बताइए ना, आप में भी दम, ईरान में भी दम कितना है साहब? अगर दम था तो दुनिया के सामने फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी में एक तस्वीर तो दे दी, एक कूटनीतिक विन तो आपने कर ली, वहां पे एक इमेज और पोस्चरिंग और नैरेटिव की, लेकिन उसके बाद टेक्निकल बातचीत भी तो की ना, बातचीत तो चल रही है ना। अगर धमकी पर बातचीत होगी थी तो धमकी तो उन्होंने फिर दे दी, बता दिया कर लो क्या करोगे, धमका रहा हूं फिर से। दोनों में डिफरेंस है। अच्छा। दर्शकों को ये बताते चलूं और देखते हैं आप डिफरेंस को खुद महसूस करेंगी। वो ये कि इन्होंने कहा जो चारों एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे थे, वो बात मैं वही आगे बता रहा था, लेकिन बात कट हो गई कि आज जो इस्माइल बकाई साहब ने कहा वो यही कहा कि अमेरिका की धमकी के बाद हम दोबारा एक टेबल पे नहीं बैठे, हम चारों जो एक साथ बैठे थे वो नहीं बैठे। उसके बाद मध्यस्थता पाकिस्तान और कतर के जरिए हुई, हम एक टेबल पे नहीं बैठे। सेकंड लास्ट थिंग मैं ये बताऊं कि देखिए ईरान ने साफ कहा है कि भाई हम उस फ्रेम में, आज आ गए मिस्टर कालीबाफ का भी ये बयान था जो उन्होंने कहा कि देखिए हम उनके साथ एक फ्रेम में नहीं आएंगे, हम फोटो सेशन नहीं करेंगे, वो और लोग हैं, दुनिया होगी वो मरती होगी इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, हम उनके साथ अब एक फ्रेम में नहीं आएंगे। जो हमारे शहादा, जो कातिल है हमारे छोटे छोटे बच्चों के, जो हमारे सुप्रीम लीडर के कातिल है, हम उनके साथ एक फ्रेम में नहीं आएंगे। ठीक है पूर्णिमा नाथ जी, भाई यही आज डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 महीने हो गए हैं, सबने अपना जीत का दावा करा जा रहा है, बातचीत की टेबल पे बात आ गई है, 60 दिन के लिए एक तरह से युद्ध विराम है, क्योंकि दोनों ही मुल्क नहीं चाहते हैं, दुनिया भी नहीं चाहती है कि युद्ध आगे बढ़े। अमेरिका में क्या परसेप्शन जा रहा है? ट्रंप तो कह ही रहे हैं मैं जीत गया। कौन कौन से वॉर ऑब्जेक्टिव मीट हो गए जिससे वो जीत गए, या फिर दुनिया में अमेरिका की फजीयत करवा दी है इस युद्ध ने? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पिनाज, मेरा तो क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल है, 4 मंथ से थोड़ी चल रहा है। जो मैं अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी से डोमेस्टिक पॉलिसी चलती है वो 4 महीने से थोड़ी चल रही है। दैट हैज बीन द केस फॉर सेंचुरीज। सो माय क्वेश्चन इज वेरी फंडामेंटल। हु इज अमेरिका टू बी जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर ऑफ द वर्ल्ड? Who is America to decide कौन किसके साथ बिजनेस कर रहा है, किसके पास कितना न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, किसके पास नहीं होना चाहिए? Who is America to decide कैसे पॉलिटिक्स किसके कौन सी कंट्री में फॉलो करना चाहिए, किस इकोनॉमिक मॉडल कौन से कंट्री फॉलो करेंगे? Who is America? America is the most powerful country because it has the most the highest kind of military. We have the military development. हम कर सकते हैं, इसीलिए जाके दुनिया को डरा सकते हैं. So what is the purpose of the United Nations? What is the purpose of ICJ? What is the purpose of ICC? क्यों है ये लोग? वो सब अमेरिका की ही तो कठपुतलियां हैं,
उन्हीं के पपेट हैं, सारी दुनिया जानती है ये बात। नहीं, ये तो फिर आपकी तो फिर 10 जो कंट्री है उसके बाद तो उनको चुप करके सब जो अमेरिका बोलते हैं वही करना चाहिए, तो यूनाइटेड नेशन को बंद करना चाहिए, अपना शॉप बंद करे। ये अब ड्रामा क्यों? मुझे तो ड्रामे का ठीक है, हिपोक्रेसी बट पूर्णिमा जी, बड़ा प्रश्न तो अभी ये है कि ठीक है, वो एक बड़ी लार्जर पर्सपेक्टिव है जिसको लेकर अब सवाल बार बार उठने लग गए हैं। हालांकि ट्रम्प तो खुद ही कहते हैं ना, वो किसी इंटरनेशनल लॉ को, किसी इंटरनेशनल इस तरह की एजेंसी को नहीं मानते। वो कहते हैं जो मेरा मन आएगा मैं वो करूंगा। जब उन्हें इंटरनेशनल लॉज का हवाला दिया जाता है, संधियों की बात बताई जाती है, तो कहते हैं जो मेरा मन आएगा मैं वो करूंगा। और अब पूरी दुनिया उसी स्टाइल में चल रही है कि मेरा मन मेरा हित, जिसके पास जितनी पावर है उतना दमखम से चला लेता है। लेकिन पूर्णिमा जी, ट्रंप ने इस जंग में कूदकर, चाहे वो ज्यूइश लॉबी के प्रेशर में कूदे हों, क्या हासिल कर लिया है? नाटो देशों ने बगावत की, यूरोपियन यूनियन के देशों ने सवाल उठाना शुरू किया। पीस टॉक की डील की बात हर बार अमेरिका की तरफ से आई, ईरान ने नहीं करा, और जो रही सही कसर थी बेइज्जती की, वो कल पूरी हो गई। तो हासिल क्या किया अमेरिका ने इस जंग से? कैसे जीत गया अमेरिका? नहीं, मैं तो पहले दिन से बोल रही हूँ ये जंग इलीगल था, अनप्रोवोक्ड था। इट वाज एन अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस था, ट्रम्प का था। और आपने बोला कि ट्रम्प ऐसे कह रहा है, ये ट्रम्प का नहीं है। ट्रम्प सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं और ओपनली दिखा रहा है, ओवरटली दिखा रहा है। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अमेरिका। अमेरिका एंटाइटल्ड है। अमेरिका की जो एंटाइटलमेंट है वो उसके फाउंडेशन से आती है। वो फाउंडेशन इब्राहिमिक थियोलॉजी से आती है और इब्राहिमिक आइडियोलॉजी से आती है। आप मुझे बताइए, इंडिया का कभी ऐसे ये दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी हो सकती है, दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी हो सकती है? लेकिन मेजॉरिटी अमेरिकन्स जो वाइट यूरोपियन डिसेंडेंट है, उनका जो कॉलोनियलिस्ट मेंटालिटी है वो आज से थोड़ी चल रही है। तो ये मेंटालिटी की बात होती है। आज अगर 10 कंट्री खड़े हो जाए जो तो अपने अमेरिका आप नहीं कर को सकती है। एलीट, अपने आप को एंटाइटल समझने वाली, अपने आप को बिग डैडी, सुप्रीम पावर समझने वाली जो मेंटालिटी है, विजय राणा जी, क्या उसको धक्का लगा है इस जंग से? ईरान ने बता दिया कि वो वेनेजुएला नहीं है, पहले अफगानिस्तान ने बताया कि उसमें क्या कुव्वत है, और आज ईरान ने जिस तरह से मजबूर कर दिया है कि बार बार डील का राग अमेरिका लाप रहा है। आपके जितने भी वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें से कोई भी मीट नहीं हुआ। खामनेई को मारना तो आपका वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं था, रिजीम चेंज था, वो आप नहीं करवा पाए हैं। यूरेनियम एनरिच जो है उसको लेना था, वो भी आप नहीं कर पाए हैं। न्यूक्लियर जो वेपन्स थे उनके लिए प्रोग्राम को रोकना था, वो भी आप नहीं करवा पाए हैं। तो करवाया क्या आपने? उल्टा आप ईरान को पैसा भी दे रहे हैं, उसका तेल जो है वो भी अब दुनिया खरीद सकेगी, उससे सैंक्शन भी हटा रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो खुला था अब आपने ईरान को उसकी चाबी भी दे दी है। जी, सही कहा आपने। ट्रंप ने न केवल अमेरिका की जो दुनिया में हैसियत है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है, बल्कि जो सबसे बड़ा जो ग्लोबल इम्पैक्ट है उसका वो ये है कि अमेरिका के जो नेटो एलाइज थे किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो कहना चाहिए कि ट्रंप ने ईरान से ज्यादा अपने आप को, अपने देश की प्रतिष्ठा को और अपने एलाइज की जो पोजीशन है उसको कमजोर किया है, इसमें दो राय नहीं है। और ईरान की जो यहाँ नीति है वो इस तरह से है कि वो एक तरह से कहते हैं, उन्होंने अंदरूनी रूप से ये माना हुआ है और वो बड़े आत्मविश्वास के साथ, उन्हें जान माल के नुकसान की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, आपने उनके महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, बहुत सारे लोग भी मारे गए, लेकिन उन्होंने कहा हम ये नुकसान सह सकते हैं। अमेरिका न माली नुकसान सह सकता है, न जान का नुकसान सह सकता है। यदि अमेरिका के कुछ सोल्जर्स वहां पर मारे जाते तो देश में उन राष्ट्रपति, हालांकि उनसे अभी भी कोई बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं है, और भी उनकी प्रतिष्ठा गिरती और अमेरिका को और भी भारी आघात लगता। और देखा कि किस तरह से आर्थिक तबाही हुई है, जिस तरह तेल की प्राइसेस गई हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से, तो वह भी संभव नहीं। और अब जैसा कि आपने अपने जवाब में खुद ही कहा कि एसेट्स भी रिलीज हो गए हैं, न्यूक्लियर पर कोई कमिटमेंट नहीं है। कह रहे हैं आज भी ईरान के लोग कि हम नहीं आने देंगे न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को। जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको वापस करने का भी कोई सौदा नहीं है। हॉर्मुज भी एक तरह से खुल गया है, और ये भी तय नहीं है कि 60 दिन के बाद ईरान टोल फ्री शिपिंग की इजाजत देगा या नहीं देगा। तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि ट्रंप को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है। और इसका एक और भी बड़ा सबक भी है, ये वो हमें लेना होगा कि यूक्रेन में पुतिन फंसे हुए हैं, ईरान में ट्रंप फंसे हुए हैं। तो जो शी जिनपिंग के जो इरादे थे कि हम ताइवान पर हमला करके उसको हड़प लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं अंदर ये सोच रहे होंगे कि हमला करने की जो सैनिक रणनीति है वो आज की दुनिया में चलने वाली नहीं है।
तो मैं समझता हूँ ये शायद एक सेविंग, एक छोटी सी हल्की सी किरण और शायद ताइवान के लिए राहत की सांस इस बात से मिली हो कि अब दुनिया की कोई ताकत सैनिक कहना चाहिए सैनिक शक्ति दिखा करके दूसरे देशों पर कब्जा नहीं कर सकती। ठीक है यार, वर्ल्ड ऑर्डर बदल जिसे कहते हैं ना कि रीशफलिंग हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस युद्ध ने वो भी तस्वीर बहुत हद तक साफ कर दी है कि अमेरिका के पास ठीक है आज भी आप हथियारों की पावर में, पैसे की पावर में आप सुप्रीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आप उभरती हुई उस तरह की महाशक्ति नहीं है कि जिसके आगे हर कोई सिर्फ झुकता ही चला जाएगा और यस मैन वाला अप्रोच ही अपनाएगा। हमारे साथ कार्तिक गौर साहब भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इस वक्त दुबई से जुड़े हुए हैं। कार्तिक गौर साहब, मिडल ईस्ट के देशों की मजबूरी है अमेरिका, ठीक है, और अगर देखा जाए तो तमाम गल्फ कंट्रीज सिर्फ ईरान को अगर छोड़ दें तो सबने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, इजराइल को भी कबूल है बोल दिया। अब जब खुद अमेरिका इस युद्ध में बैकफुट पर आता नजर आ रहा है, कोई भी वॉर ऑब्जेक्टिव उसका नहीं पूरा हुआ, सऊदी लगातार चाह रहा था कि भाई ये जंग मत छोड़ो, आर पार की अगर जंग शुरू की है करो, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान ताकत के साथ खड़ा हुआ हो इस रीजन में, तो अमेरिका की क्या हैसियत रह गई इस जंग के बाद? नहीं, करेक्ट। इसके देखे, कोई भी चीज को देखने के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये क्लियर है कि भाई जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था वाज ऑफ रिजिम चेंज, तो वो तो पूरा नहीं हुआ। यस, वो हम ऑप्टिक्स के लिए बात कर सकते हैं कि भाई द रिजिम हैज बीन चेंज्ड, टॉप 50 लोग मर गए हैं या 55 लोग को मार दिए, वो भी एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली है, बट नेट नेट इट इज़ वेरी क्लियर, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई मिडिल ईस्ट के सर पे एक लटकती तलवार रखी है। अभी उसको भी हमेशा अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो अमेरिका ने वो चीज़ काफ़ी जगह की है और उससे भी उन्होंने पैसा ही कमाया है और फ़ायदा लिया है। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि भाई ये भी जो हो रहा है उसमें दोनों घोड़े, मतलब जो भी रिजल्ट हो, अमेरिका ने पैसे तो बनाने हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे लॉट ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वुड फील कि भैया ये तो हमारा वॉर था ही नहीं। वॉर तो हमेशा इट वाज बिटवीन इजराइल एंड ईरान, और मेरे हिसाब से लॉजिकल जो सॉल्यूशन होगा ना पिनाजी, अगर हम काम माइंड से सोचे तो इसका लॉजिकल सॉल्यूशन वही होगा कि भाई जीसीसी मेंबर्स विल स्पीक टू ईरान कि भैया वॉर इज विद ईरान एंड वी विल इंश्योर कि भाई हमारे जगह से कोई आप पे अटैक नहीं होगा, यू कैरी ऑन विथ योर अटैक। जैसे वो बीच में 12 दिन का वॉर हुआ था, देयर इज नो रीजन टू इंक्रीज द स्टेक्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भी आपके भाई लोग ही है और आपके उठना बैठना हैज टू बी विद जीसीसी मेंबर्स ओनली। Why would you take problems और पंगा with GCC नहीं, members? तो जीसीसी मेंबर्स के साथ पंगा की बात तो तब आई ना जब अमेरिका से मुखालफत थी। वो कह रहे हैं जीसीसी मेंबर्स को आप अपने अमेरिका के सारे जो बेसेस हैं वो हटवाइए, अमेरिका को बाहर कीजिए, मैं हूं ना सुरक्षा देने के लिए। नहीं, पर अभी तो उल्टा हो गया ना। सी नाउ तो जीसीसी मेंबर्स आर गोइंग टू से दैट इन फैक्ट अवर फियर इज वैलिडेटेड बाय योर बिहेवियर। कि पहले तो हमको लगता था कि शायद नहीं, वो तो साफ कह रहे हैं ना, हमने अमेरिका की वजह से मारा, हमारे भी सब्र का इम्तिहान खत्म हो रहा है। भाई ईरान तो हमेशा से कहता है ना, ईरान ने कहा भाई देखिए ये भी तो जीसीसी जो कंट्रीज है उनकी पॉलिटिक्स है ना, उन्हें ताकतवर ईरान बर्दाश्त नहीं है। लेट्स फेस द फैक्ट। वो चीन यही तो कोशिश कर रहा था, चीन यही तो कोशिश कर रहा था ईरान को ताकत देने की, ईरान को मजबूती देने की, जो अमेरिका को भी नागवार है और सऊदी को भी। नहीं, वो डेफिनेटली आई एग्री टू दैट। वो एक इंटरनल बड़ा पॉलिटिक्स है, और प्रॉब्ली जीसीसी मेंबर्स आर बेटर ऑफ हैविंग अमेरिकन्स देन द इरानियंस बेस्ड ऑन व्हाटएवर देयर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इज। पर सोचने वाली बात यह है कि भाई ईरान जस्ट स्टार्टेड अटैकिंग विदाउट एनी प्रोवोकेशन टू दैट लेवल के जब मिड वॉर था तब पेशकियान जी जो अराक्ची थे उन्होंने इनफैक्ट अपोलोजाइज भी किया और बोला भी कि भाई मैं जो यूएई पे अटैक कर रहा हूँ दैट इज वेरी रॉन्ग, एंड विद इन 30 मिनट्स आईआरजीसी अगेन स्टार्टेड अटैकिंग। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ बिग सेक्शन नाउ विच फील्स कि भाई इनिशियली वी थॉट दैट दे मे बी अ थ्रेट, लेकिन ईरान ने तो प्रूव कर दिया कि इट इज अ थ्रेट। तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। यही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें नेट मेरे को सॉल्यूशन यही लग रहा है कि देयर विल बी वाइस माइंड्स हु विल हैव टू सिट डाउन एंड ईरान हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई योर एनिमी सॉल्यूशन जो भी है। कार्तिक गौर साहब ये तो बता दीजिए कि भाई जीसीसी कंट्रीज के अंदर भी अमेरिका की हैसियत थोड़ी कम हुई कि भाई तुम कर क्या पाए, तुम इतना पैसा देते हैं, तुम्हारे बेस यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, है ना, इसीलिए तो कि तुम्हें दमखम दिखाना था, ना कि इसलिए कि हमारी जो इमेज है, मतलब दुबई में जो हमने तस्वीरें देखी थी ड्रोन हमलों की, मिसाइलों की, तो ठीक है भाई आयरन डोम ने अच्छा काम किया, क्या किया वो बात की बात है,
लेकिन वो तस्वीरें अगर दुबई जैसी कंट्री से आ रही थी तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि मिडिल ईस्ट इन सबसे परे रहता है, वही हिल गया ना पूरा का पूरा। नहीं, इसमें दो पर्सपेक्टिव है। एक तो यस, यू नो, विदाउट समबडी अंडरस्टैंडिंग द मिलिट्री थिंग्स उसको लगेगा कि इट हैज बीन अटैक, लेकिन एक वाइज माइंड हमेशा ये सोचेगा कि आज के टाइम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है विच इज 100% फुल प्रूफ। सर मैं डाउट उस पर कर ही नहीं रही कार्तिक गौर साहब, मैं क्या कह रही हूँ कि एक इमेज होती है, किसी मुल्क की एक इमेज होती है। भाई पाकिस्तान की अपनी इमेज है, लेबनान की अपनी इमेज है, इजराइल की अपनी इमेज है, अमेरिका की अपनी है। भाई अमेरिका में तो कोई अटैक नहीं हुआ ना, कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो इस जंग से पूरा दूर बैठा हुआ आराम से सिर्फ खेल रहा था। लेकिन भाई दुबई की जो इमेज थी, दुबई का जो रियल एस्टेट था, दुबई को जिस तरह से एक सेफ हेवन माना जाता था, हर किसी की पहली पसंद जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से लेकर सेटलिंग डाउन तक की दुबई होता था, तो उस इमेज को तो कहीं ना कहीं डेंट पड़ा ना, ये तो आप मानेंगे? नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हाउ अमेरिका वर्क्स कि दे नेवर फाइट देयर बैटल इन देयर ओन बैकयार्ड। यही तो CIA का हमेशा प्लान होता है ना कि भाई जो भी हो, यू नो, पैसा हम कमाएंगे, जो भी बम गिरेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप अपनी कंट्री में देख लो, यू नो। तो ये तो एक फैक्ट है एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है क्योंकि अमेरिका इज एवरीबडीज नेबर। कहीं ना कहीं उसकी मिलिट्री बेसिस है, कहीं ना कहीं उसका एक अंडरग्राउंड सबमरीन है, एंड दैट इज व्हाई दे आर द सुपर पावर। और हमारे संस्कृति में तो कहते भी है वीर भोग्य वसुंधरा। तो अगर हमको लग रहा है कि भाई अमेरिका कौन होता है करने वाला, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज द ओनली सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज मिलिट्री माइट। ठीक है सर, ये सुपर पावर जो है वो अमेरिका का तमगा अभी तो बरकरार है, लेकिन उस तमगे में जिसे कहते हैं ना कुछ धब्बे तो जरूर लग गए हैं। उसे पूरी तरह से काला होने में सिवात साहब वक्त लगेगा, लेकिन धब्बे तो लग गए हैं इस जंग के बाद। बिल्कुल पिनाज, ये जो सोचा गया था कि अमेरिका एक सुपर पावर है और वो बड़े थोड़े से टाइम में ही ईरान को जीत लेगा, ऐसा नहीं हुआ। और बल्कि ये तो CIA और मोसाद ने जो इंटेलिजेंस दिया था वो तो कह रहे थे कि अगर आयतुल्लाह अल खमैनी और उसके टॉप लीडर मारे गए तो ज्यादा देर तक ईरान टिक नहीं पाएगा, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। और ये भी सच्चाई है कि जो ईरान के पास भंडार मिला मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ईरान ने किया क्या डिफरेंट? ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेला। इसने दो ऐसी चीजें की जो लड़ाई में अभी तक नहीं की थी। एक तो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, उससे क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई। और दूसरा जो कि जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर बेसी थी अमेरिका की, जहां से अमेरिका हमला करा था उनके ऊपर हमला किया, तो वहां पर पूरा एनर्जी सेक्टर बर्बाद। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आगे लड़ाई हुई तो डिसैलिनेशन प्लांट को भी हम बर्बाद कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बार बार बात रही है इसके अंदर मिला तो क्या मिला, मुझे लगता नहीं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कुछ मिला। उनको तो ये लगता है कि अमेरिका को हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाया था, आज वो हमारी तो लायबिलिटी हो गया। जहां पर ज्यादा बेसी थी वहां पर ज्यादा हमले हुए। तो ये एक टर्निंग इफेक्ट हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और आज की तारीख में अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा, जिस प्रकार से वो हरकतें कर रहा है ऐसे चलेगी नहीं। और मुझे लगता है इस लड़ाई के अंदर अब अमेरिका लड़ना नहीं चाहता, अमेरिका लड़ना नहीं चाहता है। वो हम तो शुरू से कह रहे हैं, पिछले 2 महीने से ही चर्चा हो रही है कि जब से डील पीस टॉक, ईरान ने मुझे गिफ्ट दे दिया, अच्छा गिफ्ट भेजा है, इस तरह के ट्वीट हम लोगों ने बहुत दिन तक सुने हैं, देखे हैं ट्रंप साहब की तरफ से। तो अपने आप में बहुत कुछ बता रहे हैं कि वो इस लड़ाई को सस्टेन करने के मूड में नहीं है। ये तो इजराइल है जिसका प्रेशर लगातार है। रिजवी साहब, ऐसा भी नहीं है कि ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, नैरेटिव अपनी जगह, पर्सपेक्टिव अपनी जगह है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जंग अगर थोड़ी सी भी लंबी खिंचती है और अमेरिका वाकई में आर या पार के मूड में आता है तो फिर स्थितियां आपके लिए बुरी हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, ईरान का वजूद ही नहीं बचेगा। देखिए, ये सब कहने की बात है पीनाज जी। देखिए, यहाँ की आइडियोलॉजी ये है कि ये करबला वाले हैं, ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। ये लाखों के लश्कर से जो है ना 72 आदमी भिड़ जाते हैं। इनको जो है इस चीज का टेंशन नहीं कि हम मर मिटेंगे, हम झुकेंगे नहीं। हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं लेकिन हम झुकेंगे नहीं। दूसरी चीज डिस्ट्रक्शन और इसकी बात होती है कि ईरान को बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फर्क है। सिविलियंस पे बहुत अटैक हुआ, जितना इनके बिल्डिंग्स वगैरह खराब हुए थे उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। मैं अभी कुछ दिन पहले तेहरान गया था, 80% बता रहे हैं ये लोग दोबारा जो है रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान ने सर इतनी जल्दी 80% रिकंस्ट्रक्ट कर लिया सर? पैसा नहीं था वहां, महंगाई इतनी ज्यादा थी। सर थोड़ा सा रियलिस्टिक रहते हैं, ठीक है, अपने मुल्क से सबको प्यार होता है लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक भी रहते हैं।
नहीं, रियल कोई नुकसान नहीं हुआ तो क्यों? आप एकदम एक काम कीजिए ना, कोई नुकसान नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जंग जारी रखिए। तो जंग किसकी तरफ से बंद हुई है? जंग किसकी तरफ से बंद किसने हुई स्ट्रेट है? ऑफ हॉर्मुज खोला? आप बताइए ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसने खोला? नहीं, आपने तो माइंस बिछा दी थी, क्यों खोल दिया? अचानक से आपको दुनिया की फिक्र सताने लगी? जी बिल्कुल सताने लगी, इसलिए कि जब और कब तक सताएगी सर? परमानेंट सता रही है, ब्रेक में सताएगी? जी, स्ट्रेटेजिक पावर जब मुझे भी थोड़ा सा बोलने दीजिए, मैं समझ गया आपका सवाल। दर्शक भी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। देखिए, जब जिस कंट्री के पास जो स्ट्रेटेजिक पावर है वो अपना इस्तेमाल करता है जैसा उसके पास पावर होता है। आयतुल्लाह खामनेई शहीद ने कहा था कि अगर आप डराते हो कि आपके पास अब्राहम लिंकन है, आपके पास जेराल्ड फोर्ड है, तो उससे खतरनाक वो असलहा, वो वेपन है जो उसको गिरा सकता है। एग्जैक्ट उनकी बात सही हुई और ऐसा ही हुआ, जिस तरह से वो भागा दुनिया ने खेल देखा है। एक चीज, दूसरी चीज, आज जो है, आज ट्रम्प का बयान आया है, कल रात में ट्वीट किया उन्होंने कि हमको भी अब चाहिए कि अपने मिसाइल्स पे और ड्रोन्स पे जो है थोड़ा सा काम करें। हत्ता कि उन्होंने कहा कि जो उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, वो जो है गाड़ियां बनाती थी, जो मशीनरीज बनाती थी, उनको कहा कि अब काम किया जाए ड्रोन्स और मिसाइल पे। दूसरी चीज, मैं आपको ये बता दूं, मैं बिल्कुल रियल हूं, क्योंकि ग्राउंड पे हैं हम लोग। आप जो मतलब आप ईरान पे जितना भी नुकसान पहुंचाया था, सारी इमारतें, सारे सेंटर, सारे कमांड सेंटर, सब कुछ आपने 80% कहा सर। 80% बहुत लंबा होता है। 4 महीने में मैं जंग से खुद को उबार पाऊं, मेरे पे हमले हो रहे हैं। अभी रुके हैं थोड़े दिन पहले ये सब सीज फायर वाली बात, नहीं तो मिसाइलें दोनों तरफ से चल रही थी। उस वक्त में आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे थे। जी पिनाज जी, समझने की बहुत जरूरत है। ईरान को जिस तरह से पेश किया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो एक अलग ईरान है, और जो ईरान की रियलिटी है वो एक अलग ईरान है। मैं आपको ये बता दूं कि ईरान में मोर देन 20,000 तेहरान पे हमला हुआ है, ठीक है, मोर देन 20,000। तो जो बम गिरता था, जो इनकी मिसाइल्स गिरे हैं, उसने बिल्डिंग्स को तबाह किया है। बिल्डिंग्स को कैसे तबाह किया है आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक बिल्डिंग पे एक टारगेट ये मारते थे, तो जो बिल्डिंग गिरी है उसके अतराफ में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग होती थी जिसके शीशे टूट जाते थे, जिसकी दीवारें टूट जाती थी, जिसमें असासी हमला नहीं था, यानी जिसको ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था उसमें कि बहुत गंभीर। यानी आपने सब कुछ ठीक कर लिया है, रिजीम भी वापस आ गए, रिजीम के लोग, पूरी की पूरी रिजीम खत्म हो गई भाई, बड़े बड़े नाम चले गए, उनके भी रिप्लेसमेंट्स आ गए। आप ये कह रहे हैं आप दुनिया, ठीक है, ईरान ने अच्छा लड़ा कूटनीतिक लिहाज से भी। युद्ध के लिए ऐसा लग रहा था कि पिछले 50 सालों से वो तो इंतजार ही कर रहा था कब ये युद्ध हो और हम अपना पूरा युद्ध कौशल इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया ने इसमें आपकी तारीफ करी, लेकिन ये कहना कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पूर्णिमा नाथ जी, भाई ठीक है, अमेरिका बैकफुट पे आया, अमेरिका की दिक्कतें हैं, अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी इमेज को टार्निश किया, लेकिन क्या ईरान को कुछ नुकसान नहीं हुआ? सिर्फ अमेरिका ही है जो पीस टॉक के लिए डेस्परेट है? आप रिजवी साहब की बात से इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, आपकी क्वेश्चन का प्रेमिस ये है कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे है, उसके पास मिलिट्री नहीं, मेरा पावर प्रेमिस है। ये नहीं है, मेरा हो गया, वो कर दिया उसने, करने के बाद अब मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपको प्रेमिस की बात कर रही हूँ, एजम्पशंस की बात कर रही हूँ, उसका फाउंडेशन क्या है? आपके क्वेश्चन की फाउंडेशन क्या है? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, युद्ध चल रहा है पूर्णिमा नाथ जी, नहीं, उस युद्ध में आपके हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको क्या लगता है, वो पूछना चाह रही हूं मैं आपसे। और रिजवी साहब जो एनालिसिस कर रहे हैं कि ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसने सब कुछ अपने आप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड कर लिया है लगभग 70 से 80%। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि इट्स ओनली अमेरिका हु इज डेस्परेट फॉर टॉक्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो। रिजवी साहब वो कह रहे हैं, देखिए, वॉर इज लूज लूज सिचुएशन फॉर ऑल पार्टीज। यहाँ पे इजराइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो, सबका नुकसान हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किसका ज्यादा नुकसान हुआ उसके बारे में आपको बात करना चाहिए। यहाँ पे 3,000 के ऊपर ईरानियन को मारा गया है, 3,700 के ऊपर आपकी लेबनीज को मारा गया है, लेकिन उनका कहाँ पे मारे हैं? लेबनान में और ईरान में। इजराइल की सारे इंटरनेट बंद है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं है, कोई फोटो भी बाहर नहीं डाल सकता। दुबई में तो किसी को अरेस्ट भी कर चुके थे मेरे ख्याल से, कोई फोटो डाले थे। तो आपको याद दिला दूं, यहाँ पे सिर्फ अमेरिका में सिर्फ 15 लोगों का डेथ दिखाया। अब
अमेरिका यहाँ पे तो नहीं लड़ते, हमारे हमारे सॉइल पे तो नहीं लड़ रहे, किसी और के सॉइल में जाके वहां पे जाके लोगों को मार रहे हैं। दैट इज देयर विन दे आर शोइंग। बट एट द एंड ऑफ द डे ईरान के पास ऑप्शन क्या था रिटालिएट ना करने के बाद? आप तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बोल रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज से पहले कब ईरान ने बंद करवाया था? ये दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव कैप्चर्ड इट। और अमेरिका होता कौन है जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की वो डॉन रो डॉक्ट्रिन की बात कर रहे थे, तो अब जाके मिडिल ईस्ट में जाके बोल रहे हैं कि हम लोग ब्लॉक करके टोल चार्ज करेंगे। हु इज अमेरिका? ये क्वेश्चन तो नहीं आता। द क्वेश्चन, द प्रेमिस ऑफ आपके क्वेश्चन जो ये है, और ईरान को नुकसान हुआ है, सबको नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल का नंबर आपके पास आया नहीं, आपने इजराइल को क्वेश्चन किया नहीं किया। अब ईरान का नुकसान तो आज से नहीं हो रहा है ना, वो अमेरिका तो 1953 Poonamanaji, I understand you have a problem with America being a bully state, which I totally respect, and nobody likes a bully. But all said and done, फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो प्रेमाइसेस है, वो फिलहाल जो जंग है उसमें कौन किसका पल्ला कहाँ भारी है, कौन किसको कितना कूटनीतिक लिहाज से, परसेप्शन के लिहाज से, नैरेटिव के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से कितना नुकसान हुआ है। बहरहाल हमारे साथ राणा साहब भी जुड़े हुए हैं, विजय राणा साहब लंदन से। विजय राणा जी, ऐसा भी नहीं है ना कि ईरान अगर बातचीत के लिए, टेक्निकल टॉक्स के लिए भी राजी है, ठीक है, ईरान को भी अब समझ में आ गया है कि अगर उसको इस जंग से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो एक डील के जरिए ही कर सकता है, क्योंकि अगर इस जंग को वो और लंबा खींचेगा तो फाइनेंसेस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अब उसके पास उस हद तक रह नहीं गया और वो पूरी दुनिया से अदावत मोल ले लेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके। जी हाँ, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि ईरान को तो भारी नुकसान हुआ है। उनकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है उसको, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं और उसको कहना चाहिए बिल्डिंग्स और जो देश के भीतर जो तहस नहस हुआ है, जो नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि इस नुकसान को कम से कम करके दिखाया जाए, क्योंकि ईरान के नेता अपनी जनता के प्रति उस तरह से जवाबदेह नहीं है जिस तरह से किसी एक डेमोक्रेटिक देश के नेता होते हैं। खासतौर से अमेरिका में, अमेरिका के भीतर ट्रंप का भारी विरोध है इस युद्ध को लेकर के। ईरान के भीतर इस तरह की कोई चीज नहीं है, तो ईरान ये दुनिया को दिखाने की स्थिति में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे लोग सब कुछ शांतिपूर्वक हैं, हमारे नेतृत्व के साथ हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, अभी पिछले जनवरी के महीने में बड़ा भारी दमन किया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे, और फिगर कितनी है उसकी सच्चाई तो कभी भी सामने नहीं आएगी, क्योंकि ईरान की जनता और सरकार, ईरान की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। लेकिन कुछ आंकड़े बताते हैं कि 20 से 30 हजार के लोग बीच में मारे गए थे। तो ईरान ये दर्शा सकता है दुनिया को, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ईरान की सच्चाई अंदरूनी किसी को मालूम नहीं है। और इस समझौता वार्ता में उसकी नीति यही है कि देखिए जो भी कुछ नुकसान है वो सब आपका हुआ है, हमको शांति हमारी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है, आप आइए, हम आपसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे, लेकिन हम सब कुछ काम कर देखिए सर, अगर किसी ने सर पे कफन बांध ही लिया हो कि भाई मैं तो आर पार की लड़ाई के मूड में हूं, मैं इतना सब कुछ पहले खो चुका हूं, 50 साल से मैं इतना नुकसान झेल रहा हूं, महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ मेरे मुल्क में एक अलग लेवल पे चढ़ी हुई है, तो उस सिचुएशन में अब इसमें आर पार की जंग में जब मैं कूद गया हूं तो क्या पता अगर इस तरह की मसल फ्लेक्स करूं तो कुछ गेन ही हो जाए। कार्तिक गौर साहब, ये तो मानेंगे कि इस युद्ध के बाद जो भी डील होगी ईरान थोड़ा ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा, फाइनेंशियली भी, जिस तरह की सैंक्शंस उसके ऊपर लगी हुई थी, जिस तरह से दुनिया भर में अब एक परसेप्शन बना है उसका, तो पहले से तो इस रीजन में ईरान मजबूत होगा। देखिए, आप कोई भी गल्फ स्टेट को देखो तो वी हैव नो प्रॉब्लम अगर ईरान मजबूत रहता है। हमारा प्रॉब्लम है जो उनका रेडिकल माइंडसेट है और जो अपने पैसों को रादर देन अपने अच्छे रिसोर्सेस में लगाने के बदले ये जो अपने प्रॉक्सीज पे लगाते हैं, जो सारी गल्फ कंट्रीज है उनका प्रॉब्लम तो वो है ना। इनफैक्ट आप अगर दुबई की बात करें तो क्लोज टू 500,000 पीपल पिना स्टे इन यूएई, और काफी मेरे दोस्त हैं और उनको अगर पूछा जाए कि भाई यू वांट टू गो बैक टू ईरान, दे विल से नहीं यार, यूएई इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे एंड नो वन इज लिविंग यूएई। तो चीज यही है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे उनको अपना माइंडसेट चेंज करना है कि नहीं करना है। अच्छा, अभी इसमें मेजर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वेन एवर यू आर डीलिंग विद अ रिजीम, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, इट इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट वॉर, क्योंकि उनको अपने लोगों की पड़ी नहीं होती है। दे वुडंट माइंड इफ मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑन द स्ट्रीट, रादर दे वुड प्रिफर दैट, क्योंकि उसी से उन्होंने रील बनाना है और एक सिंपैथी गेन करनी है। तो आप जब एक नॉन रैशनल स्टेट से बात करते हो विच इज हाईली रेडिकलाइज्ड, सामने पीएचडी वाले लोग रहते हैं लेकिन पीछे आईआरजीसी होती है,
उनके साथ डील करना इज नॉट इजी एंड ये एक चीज हमको जेन्युइनली समझनी पड़ेगी. एज फार एज द मिडिल ईस्ट इज कंसर्न, सी वी हैव नो प्रॉब्लम विथ ईरान. इनफैक्ट यहाँ पे यूएई में देयर इज इरानियन हॉस्पिटल, कितना सारा ईरान के लिए है, तो इरानियन पीपल के लिए. लेकिन कहा जाता है कि अगर न्यूक्लियर बम ईरान बनाने में कामयाब हो जाता है तो इजराइल को जितना डर और जितना खतरा है उससे कहीं ज्यादा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज परेशान है उस बम से. ऐसा नहीं है कि ईरान के लिए सब गुडी गुडी सोचते हैं, एक ब्रदरहुड डेवलप हो गया. ये भी सच्चाई नहीं है कार्तिक गौर साहब, ये आप बखूबी जानते हैं. नहीं, इस जंग में अमेरिका को पूरा प्रेशराइज किया है सऊदी ने कि अब की बार जंग को आर पार पे खत्म करो. That is exactly what I'm saying कि भाई we have no problem with normal Iranian people, we have a problem with the radical mindset. क्योंकि उनका वो एक जो hegemony है वो वही है कि भाई अगर हम एक मिलिट्री पावर बन जाए तो then we are going to control the whole region. और यहाँ पे कोई भी कंट्रीज होती है, they are not ready to be subservient to Iran. तो ये एक बहुत चीज क्लियर है. ठीक है सिवात साहब, जरा ये भी समझा दीजिए कि इस पूरी जंग में एक और प्लेयर था जो सबसे ज्यादा फुदक रहा था, वो था हमारा पड़ोसी पाकिस्तान. उसको लग रहा था कि भाई अगर पीस डील करा दी है तो पैसा भी मिलेगा, शाबाशी भी मिलेगी और इंटरनेशनल इमेज जो है एक टेररिस्ट फेल्ड स्टेट की उस पर भी अपलिफ्टमेंट होगा. लेकिन जो कुछ हुआ, पहले पीस टॉक फेल होना इस्लामाबाद की, उसके बाद यहाँ स्विट्जरलैंड में न्योता आएगा कि नहीं, उसको लेकर सवाल उठते रहे. इजराइल से उसकी खुद की बातचीत है नहीं, और फिर फाइनल जिसे कहते हैं ना, कल जो कुछ हुआ, जो तस्वीरें आई बीती रात की, तो उसमें जिस तरह से शरीफ साहब के चेहरे की हवाइयां उड़ी, मुनीर साहब की बेइज्जती हुई, वांस ने फटकार लगाई है, तो पाकिस्तान का भी ठीक ठाक नुकसान हुआ है इसमें. हाँ बिल्कुल. ये सोच रहा था पाकिस्तान इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई ये मौका मिल गया. उसकी अंदरूनी हालात तो खराब हैं, इकोनॉमिक उसके डिस्ट्रेस है, बहुत ज्यादा डेट ले रखा है, और ये अब मौका मिलने से एक गुडविल ले लेगा अमेरिका की. स्पेशली याद रखो अमेरिका का पिट्ठू है, ईरान से उसके संबंध ठीक हैं, मगर अभी भी वो वही कर रहा है जो अमेरिका चाहता है. मगर ऐसा हुआ नहीं. आपने ठीक बोला, जो पहला राउंड था जहां पर बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, वो कंप्लीटली फेल होगी. और जो ये कल बातचीत हुई थी उसके अंदर अगर आप मीडिएशन का रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है. वहां पर जब सरप्राइज हुआ, जबकि ईरान का डेलीगेशन था, उसने रिफ्यूज कर दिया हाथ मिलाने को अमेरिकन डेलीगेशन से, और जॉइंट फोटोग्राफ भी नहीं करा. ये बात उस समय क्यों आई? अमेरिका का बिहेवियर एकदम बड़ा स्ट्रेंज था. उनको तो जेडी वैंस ने तो ये सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा. इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान बिल्कुल फेल होगा. उनको ये सी थ्रू करना चाहिए था कतार को भी, पर कतार तो एक नया प्लेयर है, इसके अंदर अभी आया है. पर मुझे लगता नहीं कि कोई पाकिस्तान ने पाया, और अभी भी बहुत लॉन्ग वे जाना है. अभी कोई बात ऐसी नहीं है 160 दिन के अंदर क्या डिसीजन होगा उस पर डिपेंडेंट होगा. मगर मैं एक चीज कहता हूं कि आज पाकिस्तान के सच्चाई में हालात देखें कि अपने हालात इतने खराब हैं, चले हैं ये दोस्ती कराने लोगों की. वहां पर आप देखें पीओके में क्या हो रहा है, लोग सड़कों पे, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पहुंच, वो कहते हैं चक्का जाम और शटर डाउन करो. वो तो ये नारा लगा रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. और उसके बाद आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात है, बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कैसे है पूरी कंट्री में, पानी की सख्त कमी है. और पाकिस्तान के नहीं, वो तो पानी की कमी पे ये कह रहे हैं कि वो युद्ध छेड़ देंगे. आप सिवात साहब, उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का हाई होता है. पाकिस्तान में और कुछ हो ना हो, नैरेटिव और कॉन्फिडेंस वो अलग लेवल का हाई होता है ना. बातचीत के लिए इजराइल से बातचीत हो नहीं रही, इजराइल की तरफ से फटकार पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने पीस डील करा दी है ना. सूट बूट पहन के वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं. तो कॉन्फिडेंस की तो आप छोड़ ही दीजिए इस मुल्क की. हारी हुई जीत पर वो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्रमोशन दे देते हैं, उसका जश्न भी बनवा देते हैं, तो उसे छोड़ दीजिए. वो बांग्लादेश के मतलब एक टुकड़ा हो गया मुल्क का, उसके बाद भी वो सेलिब्रेट करते हैं उस युद्ध को. तो छोड़िए वो क्या, खैर क्या करते हैं. सईद आसिफ रिजवी साहब, ये बता दीजिए, पाकिस्तान तो मदद ही कर रहा था ना, सरहदें लगी हुई हैं, आप लोगों को भी भरोसा नहीं था पाकिस्तान पे. हमें ना हो, हमें समझ में आता है, हमारा तो दुश्मन है, पड़ोसी बदल नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने भी पूरा भरोसा नहीं किया. फंसवा दिया उन्हें वांस साहब के सामने, फटकार लगवा दिया अमेरिका से उनकी. ऐसा कोई करता है अपने मीडिएटर के साथ? देखिए उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, मैं तो खुद इंडियन हूँ. वो तो ईरानी डिप्लोमेट बताएंगे कि उनकी जहन में क्या गुजर रही थी. और ऐसा भी नहीं है कि ईरान पूरा भरोसा करता है. ईरान ने बयान, दोनों बयान अगर आप देखेंगे तो रियलिटी ये है कि दोनों तरह के बयान ईरान ने पाकिस्तान के लिए दिए थे. पहले आप बयान देखें तो जिसमें कहा था कि नहीं, हमको पाकिस्तान की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है. कुछ पॉइंट्स जो है बीच में पाकिस्तान को
पूरा नहीं बता पा रहा है वहां पे जिस तरह से कुछ प्रॉब्लम थी वो अपनी जगह पे है। और ईरान भी वो डिप्लोमेटिक तरीके से कर रहा है डील और ये चाह रहा है कि बहरहाल ये मसाइल हो जाए। लेकिन मैं शॉर्ट में वो आपके फैक्ट और रियलिटी वाली बात में मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। मैडम मैं 3 आपको मिसाल देता हूँ। देखिए ईरान के जो B1 ब्रिज करज पे मारा था उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू है काफी दिन से और वो होने के करीब है, जिसपे जो ब्रिज पे मारा था जिसके आप लोगों ने विजुअल बहुत ज्यादा दिखाए थे और अगर लेटेस्ट विजुअल चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। सेकेंड थिंग, अमेरिका ने जो यहाँ पे ट्रेन की ट्रैक पे मारा था विद इन 12 आवर में मेरे करीब है 2 घंटे का रास्ता है, मैंने खुद उसको देखा है, विद इन 12 आवर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। और थर्ड और लास्ट पॉइंट में ये बता, केमिकल असल हुई है पेट्रोकेमिकल पे जिस पे मारा था विद इन वीक वो दोबारा पे आ गया, वो बना बात करते। हम तो किसी से बैकिंग नहीं है, आपके कोऑर्डिनेटर होती नहीं है कि हम वहां से लेके बैठे यहाँ ये फैक्ट बताने के लिए। चलिए आपका कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, जरा आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है रिजवी साहब, वो मैं दुरुस्त कराती हूँ। विजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय राणा जी ये तो ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है, हम ईरान की तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है उनके एक नैरेटिव बिल्डिंग को, परसेप्शन को, उनके डिप्लोमेटिक मूव्स को जो उन्होंने किया हाथ ना मिला के, फोटो अप करके। लेकिन यहाँ तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई सब ठीक है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सब इतना ठीक है तो फिर बात क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो चाहते ही थे ना डेथ टू अमेरिका, यही स्लोगन था ना। तो उस अमेरिका से बात क्यों करनी? मौका उसने दिया आपको जंग करने का, निपटाइए, हिसाब पूरा कीजिए। विजय राणा जी जिससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मुझे पाकिस्तान की भूमिका के बारे में एक जी सर, बिल्कुल। बॉलीवुड का सुप्रसिद्ध गीत जो हमारे यहाँ बहुत चलता है वो याद आता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये ठीक है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है और पाकिस्तान उसमें ग्लोरी लूटने की कोशिश कर रहा है जो शायद उसको मिलती नजर नहीं आती, क्योंकि कतार की भूमिका भी यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। जहां तक ईरान की बात है, देखिए अंदरूनी तौर पर वो भी नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई और लंबी खींचे और उसके साथ और कहना चाहिए, देखिए यदि जहां तक अमेरिका का बात है वो एक रियल डैमेज कर सकता है और अमेरिका को खुद बहुत नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो सारी दुनिया को होगा, क्योंकि ऑयल सप्लाईज टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। और शायद यही कारण है कि अमेरिका इस युद्ध से इतनी जल्दी पीछे हटने के लिए तैयार भी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी दुनिया का देश, भारत, चीन, यूरोप, कोई भी अमेरिका के साथ नहीं था इस में। तो लेकिन ईरान यदि ये कहे कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है और मैं सब देश पूरी तरह से नेताओं के साथ है, ऐसी बात नहीं है। ईरान की भूमिका भी विश्व की राजनीति में, खासतौर से हमारे जो दुबई के भाई बैठे हैं उन्होंने कहा कि ईरान की भूमिका भी बहुत ही नकारात्मक भूमिका रही है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भूमिका रही है। चाहे हमास को उसका समर्थन हो, चाहे हिजबुल्लाह को आज भी रेन इन करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप देखें तो दोनों तीनों बार पिछले जो हमले हुए हैं उनमें शुरुआत हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। और आश्चर्य तो इस बात पे होता है दुनिया भर में कि जब जब इजराइल को छेड़ा गया है, इजराइल ने कई 100 गुना नुकसान उन शक्तियों को किया है जो इजराइल पर हमला करने का सपना देखते हैं। और ये बात सन 48 से लेकर आज तक जो जितने भी ये प्रॉक्सीज है, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे अलकायदा हो, ये बात इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? मैं बार बार कहता हूं कि 23 अक्टूबर 2023 में जो हमला किया था हमास के, हर प्लानर को ये मालूम था कि इसके बाद हमारा हश्र क्या होगा। लेकिन चाहे ईरान हो या उसके प्रॉक्सीज हो, ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है कि सैनिक रूप से वो इजराइल को बहुत भारी उसको परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये डेथ टू अमेरिका या डेथ टू इजराइल का जो सपना है ये कभी साकार नहीं होने वाला है। और इसकी ज्यादा कीमत मध्यपुर के नेताओं को नहीं बल्कि मध्यपुर की जनता को चुकानी पड़ रही है। ठीक है पूर्णिमानाथ जी, यहाँ पर अभी ईरान के लिए भाई 21 अगस्त तक तेल भी बेच सकेगा वो, उसका यूरेनियम भी वापस नहीं हुआ। और ट्रंप ने तो इस जंग में कूदे इसी बात से थे ना कि बस अगर हमला नहीं करूंगा तो बस 15 दिन और न्यूक्लियर बम बना लेगा, टेस्ट कर लेगा ईरान। अब नहीं करेगा टेस्ट 60 दिन में, अब नहीं बनाएगा 60 दिन में बम।
देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है, ईरान को नुकसान हुआ है। आपने क्वेश्चन पूछा ईरान को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ है। लेकिन एक कंट्री को आपने 47 इयर्स तक सैंक्शंस पे रखे हुए, ऑलमोस्ट 13,000 सैंक्शंस लगा के रखे, उनको इकोनॉमिकली आपने चोक होल्ड पे रख दिए, उनका करेंसी खत्म कर दिया। दोज पीपल 93 मिलियन पीपल उनको तो खाना है, जीना है और जी। सरवाइव करना है, और दे आर डूइंग इट वेरी वेल। और सिर्फ सर्वाइवल नहीं, आज तो वो थ्राइव कर रहे हैं। द वे दे हैव एक्चुअली रिटेलिएटेड नॉट अगेंस्ट ए स्मॉल कंट्री बट अगेंस्ट द सुपर पावर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। अब अमेरिका का सिचुएशन क्या हुआ, बैकफुट में आ गए। अब बोल रहे कि बात पूर्णिमा करो। जी, वक्त की कमी है, ईरान मैं तो अपने पहले पूरे से ही पैनल को बात यहाँ करने के लिए शुक्रिया अदा तैयार करती हूँ, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, तो कम से कम इस चीज पर पूरा पैनल एक मत है कि ठीक है, ईरान ने एक अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, ईरान को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान नैरेटिव बिल्डिंग में, डिप्लोमेसी में अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब हुआ है। हाँ, अमेरिका के पास कुव्वत है कि वो जब चाहे एक बटन दबा के ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि उसका रिपरकशन दुनिया में क्या होगा, कैसा आर्थिक मंदी आएगी, कैसा फॉल आउट होगा, और इसीलिए अमेरिका इस वक्त एक कैच 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है और अपने लिए एक ग्रेसफुल एग्जिट बार बार तलाश रहा है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।